एपिसोड 13 द मिस्ट्री पॉइंट। टेराफोर्स ने गंभीर स्वर में कहा, और वो भयावह सच ये है कि नेबुला की सेलेस्टियल रिफ्ट में एक अनोखी दरार जन्म ले चुकी है। उस गोल मेज के ऊपर पत्थर और बालू से बने हुए नेबुला के मानचित्र में सेलेस्टियल रिफ्ट की पूंछ पर हल्की सी दरार चमक रही थी। लुमीन आगे झुका, आंखों में छाया घनी हो गई थी। वो उस मानचित्र को देखते हुए बोला, हम कुछ समझे नहीं, पर उसके स्वर में हुए कंपन बता रहे थे कि वो अनिष्ट की आशंका से डरा हुआ था। उसी रिफ्ट ने हमें जन्म दिया। टेराफोर्स की आवाज गूंजी। ये ऑक्टेट, ये 8 महान सभ्यताएं, सब कुछ उस कॉर्नुकोपिया की देन है। 8 नहीं, 7। हुमेर ने बीच में कहा। मेकारा तो इन रश्मि पुत्रों की रचना है। कमरा एक क्षण के लिए निशब्द हो गया। निया ने पूछा, पर आपको ये दरार होने का पता कैसे चला टेराफोर्स? जब अमाकारा ने युद्ध विराम किया, जबकि वो जीत रहा था और हम हार रहे थे। लुमीन ने धीरे जोड़ा, आपको शंका हुई? हाँ, मुझे थोड़ी शंका हुई, इसलिए मैंने ट्रीटी ऑफ लाइफ पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, पर साथ ही अपने खोजी दस्ते को सक्रिय कर दिया था। वो उठकर हुमेर के पास गई। लावा, तुम्हारी खोजियों पर जो हमला हुआ वो मेकारा की ही चाल थी, उसने धीमे पर स्पष्ट रूप से कहा। हुमेर चौंका। टेराफोर्स ने मानचित्र पर उंगली टिकाई। कॉर्नुकोपिया की पूंछ के पास जहां दरार उत्पन्न हुई थी, उसी के पास वल्कनी सभ्यता की सीमा के बेहद नजदीक एक क्षीण लाल बिंदु धड़क उठा। इस मिस्ट्री पॉइंट के पास ही दरार बनी है, उसने फुसफुसा कर कहा। निया की बोहें तनी। पर उस दरार का और अमाकारा द्वारा वल्कनीज के खोजी दल पर हमले करने का क्या संबंध है? टेराफोर्स की दृष्टि कठोर हो गई, क्योंकि उस दरार से निकलती अपरिचित शक्ति को पढ़ना और उसे हथियार में बदलना शायद केवल अमाकारा जैसे क्वांटम चित्त को ही आता है। निया अपने आप ही बुदबुदा बैठी, और इस वक्त वो उसी शक्ति को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कोई भी डिस्टरबेंस उसे अभी नहीं चाहिए। शब्द गिरते ही सभागार पर शांति की एक भारी परत उतर आई, जैसे पूरी नेबुला ने एक साथ सांस रोक ली हो। एपिसोड 14 द एस्केप। घने जंगल की नमी में 2 परछाइयां थमी थी। मोटाज और जावा दोनों बुरी तरह से क्षीण थे। किसी और की शक्ति अपने भीतर भरकर उसे इस तरह चलाना मोटाज के लिए जानलेवा सौदा था। जावा भी उसकी जीवन ऊर्जा से थोड़ी देर के लिए होश में था, पर उसकी देह अब भी किसी कांपती टहनी सी नाजुक ही थी। जावा फुसफुसाया, ये क्या हुआ था? मोटाज ने सांस संभाली। मेरी मिरर लीजन की शक्ति थी, बस आपने उसी का प्रयोग देखा। जावा की आंखों में विस्मय चमका। वो कुछ बोलता उससे पहले मोटाज धीमे स्वर में समझाने लगी। सीमित समय के लिए मैं आसपास की संभावनाओं में अपने एकाधिक रूप रच सकती हूँ। कोई एक मर भी जाए तो जो रूप जीवित रहता है वही रूप मेरा होता है। जावा के होठों पर थकी सी मुस्कान आई। तो जिन्हें गार्ड्स ने मारा वो मेरे छलावे थे। मोटाज ने बात पूरी की, एक मेरे रूप में और एक आपके रूप में। तुम्हारी शक्ति अपरंपार है, जावा ने कहा। मोटाज हल्का सा मुस्कुराई। आपके सामने तो कुछ भी नहीं, स्टॉई की आंख। मौन की एक परत गिरी। दूर कहीं रात के पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया था। जावा ने फिर पूछा, हम इस जंगल में कब तक छुपे रहेंगे? आप चिंता न करें, मोटाज ने उसकी पीठ थपथपाई।
मैं आपको जल्दी सेफ हाउस ले जाऊंगी। जगह तय है। जावा ने सिर हिलाया, पर शब्द बाहर न आए। उसकी पलकों पर थकान की धूल घनी हो चली थी। मोटास की हालत भी बेहतर नहीं थी। दोनों को सख्त आराम चाहिए था, और शायद यही क्षण उन्हें मिला था। उधर प्रिजन ब्रेक की खबर फैल चुकी थी। इस ओरोरियन ग्रह से निकल पाना लगभग असंभव था। आज नहीं तो कल प्रकाश किरणों में बदलते प्रहरी इस जंगल की नस नस टटोलेंगे। जावा के शरीर में सिरहन दौड़ी। वो सोच में पड़ गए कि मोटाज यहां जान देने क्यों आई। मेरी लौ तो बुझ ही रही थी। उसने अपने लिए ये अंधड़ क्यों चुना? विचार की डोरी यहीं टूट गई। जावा निद्रा में उतर गया, पर यह नींद प्राणदायी थी। वो नहीं जो वर्षों से ओरोरिया ने उसकी नसों में जबरन उतारी थी। पत्तियों पर ओस जमती गई, हवा में मिट्टी की गंध गाढ़ी हुई। मोटाज ने पहरा संभालते हुए आंखें मूंद ली थी, बस एक पल को, और रात उनकी थकी सांसों के चारों ओर ढाल की तरह कसती चली गई। शायद अगली सुबह कुछ भयावह होने वाला था। कैसे मोटाज और जावा ओरोरिया ग्रह से बाहर निकलेंगे? कितनी भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं या मोटाज के भ्रम उन्हें इस ग्रह से नहीं निकाल सकते थे। वहां से सबसे नजदीक ग्रह इलूसारा था, परंतु वो भी 35,000 नेबुलन मील दूर था, और इन प्रकाश की संतानों से तेज कोई नहीं चल सकता था। तो क्या जावा और मोटाज पकड़े जाएंगे?